हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 में एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ा, मॉलिक्यूलरिटी और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजों को हम लोगों ने समझा और पढ़ा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहले तो आप ये समझिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती क्या है, यानी आप ये समझिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलिए या किसी को मल्टी स्टेप्स रिएक्शन बोल सकते हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप का मतलब कई स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। आप लोगों ने एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ा था जो सिर्फ सिंगल स्टेप में, एक स्टेप में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये मल्टी स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो जब मल्टी स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एक से ज्यादा बनेगी। आपने एलिमेंट्री में क्या पढ़ा था? ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ सिंगल बना था, अकेला एक ट्रांजिशन स्टेट, और वो सीधे प्रोडक्ट में जाकर के बदल गया। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सिलेक्शन हम आपको दिखाएं, आर और दिस चेंज इनटू मान लीजिए प्रोडक्ट। ये हमने एक रिएक्शन आपको लिख कर दिया और ये कह दिया कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसका मतलब ये मल्टी स्टेप में कंप्लीट होगी, इसके स्टेप सेवरल होंगे। अगर हम इसकी मैकेनिज्म करें, इस तरीके से मैकेनिज्म करेंगे तो ये आर दिस चेंज इनटू मान लीजिए प्रोडक्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड ए में कन्वर्ट हो गया, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड ए आपका बदल गया ये बी में, और ये बी आपका बदल गया प्रोडक्ट बी में। इस तरीके से ये स्टेप आपका कौन सा रहा? स्टेप फर्स्ट, आप इसे स्टेप सेकंड बोलेंगे और इसे स्टेप आप थर्ड बोलेंगे। अगर हम इस रिएक्शन को जोड़ दें तो देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, आर इक्वल टू पी, ये वाली रिएक्शन हमें मिल जाएगी। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बनाएं तो देखिए यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया इस तरीके से, और यहां पर हमने लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लिया, यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लिया। अब देखिए रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड ए बनाएगा, ए बी बनाएगा, फिर बी जाकर के तुम्हारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखिए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए ये बना दिया, यहां पे रिएक्टेंट आर था और इस आर रिएक्टेंट की एनर्जी ये हो गई, इस एनर्जी को रिएक्टेंट की एनर्जी बोलेंगे। अब ये रिएक्टेंट में क्या होगा? मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, टकराएंगे। तो ऐसे जब कोलिजन होगा इन मॉलिक्यूल में तो इनकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की प्रोग्रेस होती जाएगी। एनर्जी बढ़ती जा रही, प्रोग्रेस होती जा रही, प्रोग्रेस होती जा रही। और यहां पर जब आ गया तो यहीं पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी मिल गई कि अब ये नहीं चाहता कि हमें एनर्जी मिले, और ये ट्रांजिशन स्टेट यहां पे बनाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट फास्ट हो जाएगी, और ये ट्रांजिशन स्टेट फास्ट, याद रखिए ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो बहुत ही अनस्टेबल होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। ये तुरंत प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो ये तुरंत जो है फिर एनर्जी को रिलीज करके यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बने, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, वो ए बन जाएगा। आर तुम्हारा ए में कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। इस तरीके से यहां पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको मिल गया। अच्छा, ये जो एनर्जी, इतनी एनर्जी है, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। इसे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे, इस तरीके से आ गई। और इतनी एनर्जी को इसने जब गेन किया, एब्जॉर्ब किया,
बाई कोलिजन के द्वारा, तो R जो है ट्रांजिशन स्टेट बना करके तुरंत इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अर्थात A में कन्वर्ट हो गया। अब A के मॉलिक्यूल फिर आपस में कोलाइड करेंगे, ट्रांजिशन मतलब इंटरमीडिएट, और इसके बाद यहां पर जाने के बाद यहां पे ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बन जाएगी। और ये ट्रांजिशन स्टेट तो बहुत ही अनस्टेबल होती है, और यहां से इतनी एनर्जी, इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे इस इंटरमीडिएट कंपाउंड ए की। तो इतनी एनर्जी इसको जब जरूरत पड़ी मिल गई, तो ये ए जो है ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बना दिया। अब ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड स्टेट तो बहुत ही अनस्टेबल होती है, ये तुरंत जो है यहां पर एनर्जी को रिलीज करके यहां पे आपको इंटरमीडिएट बी बना दिया, और बी ने फिर इसके बाद कोलाइड किया जिससे एनर्जी बढ़ी, और बढ़ने के बाद जब इतनी एनर्जी बी को मिल गई, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी मिल गई, तो इसने ट्रांजिशन स्टेट यहां पे थर्ड बना दिया, और थर्ड बनाने के बाद फिर इसके बाद ये डायरेक्ट जो है इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से प्रोडक्ट एनर्जी, और यहां पर प्रोडक्ट देखिए, यहां पर ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ट्रांजिशन स्टेट यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बन गया, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट कम से कम दो तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, दो से ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन दो तो कंपलसरी। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन की जब ग्राफ हमने आपको समझाया था, तो यहां पर जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिया था, यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया था, तो यहां पे सिर्फ इस तरीके से बनाया था। हमने कहा था ये रिएक्टेंट R है, कोलिजन किया, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनाया, और ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होती है, हाई रिएक्टिव होता है, ये तुरंत जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया था। ये एलिमेंट्री रिएक्शन का ग्राफ है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जिसमें सिर्फ एक इंटरमीडिएट जो है एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और वो सीधे जाकर के प्रोडक्ट में बदल जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप में जो ट्रांजिशन स्टेट हैं वो कई हो सकती हैं, इंटरमीडिएट भी कई हो सकते हैं, और इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि ये तीन स्टेप हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर हम इसमें आपसे कहें कि बताओ इसमें कौन स्लोएस्ट स्टेप है, कौन रिएक्शन बड़ी तेजी से होगा, कौन फास्ट, तो आप एनर्जी डायग्राम से आप बता सकते हैं। देखिए R चेंज हो रहा है A में, जब R तुम्हारा A में चेंज होगा तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी। जब A तुम्हारा B में चेंज होगा तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जब B तुम्हारा प्रोडक्ट में जाएगा तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के यहां पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, और इसकी जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी एक्टिविटी उतनी ही कम होती है। इसका मतलब ये जो स्टेप होगा ये आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा, डायग्राम से बता रहा हूं। ये दोनों स्टेप जो होंगे इनको हम फास्ट बोलेंगे। ये जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, याद रखिए मल्टी स्टेप रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यही स्टेप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिटरमाइनिंग में हमें मदद करेगा। तो जैसे ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो इस स्टेप से हम रेट डिटरमाइनिंग का फार्मूला रेट दिस प्रोपोर्शनल टू R की पावर 1 लिख सकते हैं। ये स्लोएस्ट स्टेप है, और इसके बाद रेट दिस इक्वल टू यहां पर K और यहां पे R आ गया। तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि जो हमें रेट इक्वेशन मिला उस रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट अवेलेबल है और कोई इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि रेट इक्वेशन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको रिमूव करने का हम कोशिश करेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या है और ये किस तरीके से कंप्लीट होती है। अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट आपको समझा देता हूं, लिखा देता हूं, जिससे कि आपको ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए पहला पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन occurs in
सेवरल स्टेप में होगी, where each step is a elementary reaction. जितने भी स्टेप अभी मैंने आपको 3 स्टेप बताया, तो प्रत्येक जो स्टेप है वो एलिमेंट्री स्टेप है, लेकिन जब सबको जोड़ करके एक रिएक्शन लाए तो वो आपकी कॉम्प्लेक्स, देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन occurs in several steps where each step is elementary reaction. इसमें प्रत्येक जो रिएक्शन होगी उसका हर स्टेप एलिमेंट्री होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ इसकी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड, हम उसको डिफाइंड नहीं कर सकते, मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइन कर सकते। और हाँ, जो आपके मल्टी स्टेप बने, तो हर मल्टी स्टेप रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन each elementary लिख देता हूं, each elementary reaction in complex reaction can be defined, मतलब molecularity of each elementary reaction in complex reaction can be defined। जो complex reaction के जो हम स्टेप बनाते हैं, तो हर स्टेप की हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिएक्शन बनेगी उसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। और इसके बाद अगला पॉइंट जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसका जो मल्टी स्टेप होते हैं उसमें एक स्लोएस्ट स्टेप होता है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो जाता है या उसके एक्टिवेशन एनर्जी से पता चलता है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था। तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इसके बाद एक और पॉइंट आपको बता रहे हैं, फिफ्थ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग कहेंगे कि किसी रेट इक्वेशन में इंटरमीडिएट प्रेजेंस नहीं होता है, इंटरमीडिएट नहीं हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि इंटरमीडिएट should not appear in rate law expression, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता। और हाँ, एक बात हम आपको और समझा दें कि रेट लॉ में कौन कौन सी चीजें हो सकती है, रेट लॉ में कौन कौन सी कंपोनेंट हो सकते हैं, इसको आप समझिए। रिएक्टेंट इन रेट लॉ, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन रिएक्टेंट तो ये होता ही है, कंपल्सरी है। जो रिएक्टेंट होता है ये तो हमेशा रहता है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छोड़ दीजिए तो जितनी भी रिएक्शनें होती हैं वहां पे रिएक्टेंट तो रहता ही रेट लॉ में, उसका कंसंट्रेशन तो लिया ही जाता है, ये कंपल्सरी है। प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट 100% रहे, लेकिन हम एक आध एग्जाम्पल आपको बताएंगे जिसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में होगा। कैटलिस्ट का भी
कंसंट्रेशन हो सकता है रेट ला में। इसका भी एक एग्जाम्पल आपको देंगे। और यहां पे इंटरमीडिएट, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो इंटरमीडिएट है ये आपके रेट ला एक्सप्रेशन में नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये तीन तो हो सकती है, ये तो आप जानते हो, इसी से रेट ला हम लोग करते हैं, ये तो कंपल्सरी है जीरो ऑर्डर ऑपरेशन को छोड़कर। बाकी इनके भी रेयर केस हैं जहां पे प्रोडक्ट और कैटलिस्ट भी हम रेट ला एक्सप्रेशन में शो कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन के, और उसके जो है हम ऑर्डर ऑपरेशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सबसे पहला है एग्जाम्पल कि मैंने लिखा A2 प्लस B2 और दिस चेंज इनटू लिख दिया ट्वाइस AB, और इसके आगे लिख दिया कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन। ये हमारी कौन सी है, ये कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन इस तरीके से शो कर दिया। ठीक, अब इसके हमने लिखा मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म लिख दिया। ये मैकेनिज्म में A2 दिस चेंज इनटू यहां पे ट्वाइस A, और ये हमारा बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। ये जो स्टेप है ये स्टेप फास्ट, और यहां पर जो इक्विलिब्रियम होगा ये K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ये रिएक्शन देखिए इस तरीके से, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब इसके बाद A और यहां से इसको B2 लिख दिया, और ये हमारा AB में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर B लगा। ये हमारा मान लीजिए कि स्लोएस्ट स्टेप हो गया ये। ठीक, अब इसके बाद जो AB आपका यहां पर देखिए दो ये बचे थे, एक यहां और आ गया प्लस एक B यहां पर आ गया, ये दोनों मिल करके बना दिया इस तरीके से AB, और ये हमारा जो स्टेप आया ये भी फास्ट आ गया। ठीक, अब इस रिएक्शन को अगर जोड़ना चाहें, देखिए 2A है तो 2A और ये 2A हो जाएंगे, कैंसिल हो गया। ये वाला B इस वाले B से चला जाएगा। क्या बचा यहां बचा A2 प्लस ये B2 बचा। AB ये है, एक AB ये, तो 2AB बच गए। यही रिएक्शन आपकी आ गई। अगर आप इसको जोड़ें तो यही रिएक्शन आ जाएगी। इसका कांस्टेंट K1 है, इसको हमने K2 दे दिया, ये इक्विलिब्रियम हो गया कांस्टेंट। ये हमारे पास स्टेप हो गया फर्स्ट, ये स्टेप हो गया सेकंड, और ये स्टेप हमारे पास थर्ड हो गया। तीन स्टेप हो गए। अब हमने इसमें आपसे कह दिया कि फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप इसमें ऑर्डर ऑपरेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन आप बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसे आप लोग अच्छी तरीके से इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये हमें जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन देगा फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप से लिख सकते हैं रेट प्रोपोर्शनल टू, या इसको लिख दिया K1, और यहां पर आपका कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2। ये देखिए ये स्लोएस्ट स्टेप है, और यहां पर रेट K1 हो गया, और A का कंसंट्रेशन और B2 का कंसंट्रेशन। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें 4 आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर है कि यहां पे देखिए इंटरमीडिएट आ गया, और हम लोगों ने पढ़ा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। ये B2 तो ठीक, B2 तो हमारा रिएक्टेंट है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन A को हमें रिमूव करना पड़ेगा, और A के प्लेस पे हमें A2 लाना पड़ेगा। तो देखिए A और A2 में कहीं रिलेशनशिप है? हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो A और A2 में रिलेशनशिप समझा है, A और A। तो हम फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
क्या है A2 दिस चेंज इनटू, और यहां पे आपका ट्वाइस A हो गया, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लामास एक्शन से हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस इक्वल टू A की पावर 2 अपॉन यहां पर आ जाएगा A2 का कंसंट्रेशन, और हमें A का कंसंट्रेशन चाहिए तो A यहां पे कर लो, तो A इधर आ गया A स्क्वायर, यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहां पर A2 हो गया। अब स्क्वायरिंग हटाइए, तो अगर स्क्वायर हटाओगे यहां पे तो यहां रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाया क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। रूट का मतलब 1/2 होता है, तो हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम 1/2, और A2 की पावर भी लिखेंगे 1/2, यानी रूट ना लगा करके हम 1/2 कर दिया। अब देखिए A का कंसंट्रेशन मिल गया जो इंटरमीडिएट था, इस A के कंसंट्रेशन को हम लोग यहां पे रख देंगे, इस A के प्लेस पे रखेंगे। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ A पुट इन इक्वेशन नंबर इसमें 4 में जब रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेट दिस इक्वल टू K1, और यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाफ आया, और A के प्लेस पे देखिए ये वैल्यू रखोगे तो इक्विलिब्रियम हाफ आ गया, और यहां पर A2 का कंसंट्रेशन भी हाफ आया, और वो B2 आप ऐसे यहां पे इसको हमने K मान लिया। इसको क्या मान लिया? पूरा कांस्टेंट है, K मान लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी रेट दिस इक्वल टू K हो गया, और यहां पर A का कंसंट्रेशन, A2 का कंसंट्रेशन पावर हाफ, और B2 का कंसंट्रेशन, ये हमारे पास रेट ला एक्सप्रेशन। इसका मतलब ऑर्डर अगर हम निकालना चाहें तो बताइए ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर इसका हो जाएगा +½ + 1 इक्वल टू 3/2, या हम 1.5 इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम आपसे कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताइए, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और हाँ, जो ये स्टेप है, इस स्टेप की, जैसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई। ये भी आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। लेकिन अगर ओवरऑल रिएक्शन जब जोड़ करके हमें ये रिएक्शन मिल जाती है, वो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिलती है, तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डिफाइन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरीके से आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को घर में करना है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आप लोग घर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, A2 + B2 और चेंज इनटू ट्वाइस AB। इसके बाद इसकी हमने मैकेनिज्म लिखा। मैकेनिज्म में B2 चेंज इनटू यहां पे ट्वाइस B हो गया, और यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट, ये और ये हमारा स्टेप हो गया कौन सा? फर्स्ट। अब A2 जो है B से रिएक्शन किया तो बन गया A2B, यहां पर K1 आया, ये रिएक्शन हमारी स्लोएस्ट स्टेप हो गई, और इसके बाद A2 + B, A2 + 1B यहां से मिल गया, ये बन गया यहां पर तुम्हारा A2B है, A2B और B मिला तो बन गया ट्वाइस AB। ये भी रिएक्शन बहुत ही फास्ट। अगर आप इस रिएक्शन को जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर B2 आ जाएगा, ये A2 आ जाएगा, ये B इससे कैंसिल, ये B इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और यहां पर तुम्हारी रिएक्शन जो ऐड करके लाओगे तो वही तुम्हारी ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। तो हम लोग इसका फाइंड आउट करना है, फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये लिखना है। ये रिएक्शन हमें जो है, ये रिएक्शन हमको बताएगी रेट लॉ एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट आ जाएगा, उस इंटरमीडिएट को रिमूव करने के लिए ये रिएक्शन हमारे काम आएगी। बिल्कुल जैसे हमने पीछे का क्वेश्चन बताया था, उसी तरीके से क्वेश्चन इसका बिल्कुल लगेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 3, ये
क्वेश्चन नंबर 3 में ये रिएक्शन है, ट्वाइस ए प्लस थ्राइस बी चेंज इनटू A2B3, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब इसकी हमने मैकेनिज्म किया, तो मैकेनिज्म करने के बाद इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए A प्लस बी मिल गया, एक A इसका एक B इसका मिल करके AB बना लिया, ये हमारा स्टेप हो गया। इसके बाद AB ने क्या किया, इस B से मिला तो बन गया A, B2 मिल गया, ये हमारा एक फास्ट स्टेप हो गया। इसके बाद A B2 ने क्या किया, A मिला B मिला, और इसके बाद बन गया A2B3 मिल गया, ये भी हमारे पास एक फास्ट प्रोसेस। ये रिएक्शन हमने कहा भाई इसका फाइंड ऑर्डर ऑपरेशन, फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन बता देता हूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम लोग जानते हैं कौन हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप सेकंड हो गया, और ये स्टेप हमारा थर्ड हो गया। तो अब हमें देखना कौन सी रिएक्शन हमें रेट लॉ डिटरमाइनिंग को शो करती है। ये स्लोएस्ट स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, क्या लिखोगे, रेट दिस इक्वल टू, यहां पर K1 है, यहां पर K2 है, यहां पर K3, तो लिखेंगे क्या K1 और कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ये देखिए, और दोनों देखिए रिएक्टेंट आ गए, यहां पर रिएक्टेंट तुम्हारा A और B है ना, ये इंटरमीडिएट तो है नहीं, यहां तो दोनों रिएक्टेंट आ गए, यहां तो रिएक्टेंट आ गए A और B, यहां तो इंटरमीडिएट है ही नहीं। इसका मतलब यही रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, हमें ये दो रिएक्शन की जरूरत ही नहीं। बताइए हमें इनकी क्या दोनों रिएक्शन फास्ट है, रेट डिटरमाइनिंग तो है नहीं, और ये जो रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन थी उसी में दोनों हमारे रिएक्टेंट आ गए, कोई इंटरमीडिएट है नहीं। अभी पीछे वाली न्यूमेरिकल में जो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते थे स्लोएस्ट रिएक्शन से, तो आपने देखा था उसमें इंटरमीडिएट आ गया था, तो उस इंटरमीडिएट को हटाने के लिए हम लोगों ने इक्विलिब्रियम रिएक्शन को यूज करके उसको हटा करके हम दूसरे रिएक्टेंट को यूज लाए थे, लेकिन यहां तो आपका इंटरमीडिएट ही नहीं, तो यही रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसकी ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर हो जाएगी तो मॉलिक्युलरिटी, बोलो मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। हाँ, हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हो, ये मैं आपको समझाया था, ये चीज समझाई थी कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप of elementary reaction in complex reaction can be defined। ये भी क्वेश्चन समझ गए। हाँ, अब इसी न्यूमेरिकल में हमारे यही न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और ये चेंज कर रहे हैं कि इसको हमने स्लोएस्ट रिएक्शन ये मान लिया, ये हमारे फास्ट स्टेप हो गया, और इसको मैंने स्लोएस्ट मान लिया। वो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी जाएगी, कोई मानने से अपने से थोड़ा होता है कुछ, वो तो जैसा दिया जाएगा उसी से हम लोग निकालेंगे। और यहां पर आपका ये K1 दे दिया, इसको दे दिया K2, और यहां पे इक्विलिब्रियम, देखिए यहां पे इक्विलिब्रियम लगा दिया, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब हमने कहा फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशंस एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, वही रिएक्शन पूरा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो स्लोएस्ट स्टेप से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, क्या स्लोएस्ट स्टेप से लिखोगे, ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो रेट हमारे पास आ जाएगा दिस इक्वल टू K1, और इसके बाद B का कंसंट्रेशन, और इसके बाद AB का कंसंट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये देखिए यहां से B का कंसंट्रेशन और AB का कंसंट्रेशन। अब रिएक्शन में B तो है, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा देखिए इंटरमीडिएट आ गया, ये तो इंटरमीडिएट बना, अब इस इंटरमीडिएट को हमें हटाना पड़ेगा, तो कौन से रिएक्शन यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम वाली, ये रिएक्शन यूज करेंगे। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन 2, तो 2 से लिखेंगे आपके पास है A प्लस बी
और दिस चेंज इनटू क्या है AB, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, AB का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। AB का कंसंट्रेशन हमें चाहिए क्योंकि इसे हटाना है, तो ये जब करेंगे आप लोग तो आ जाएगा इक्विलिब्रियम और A का कंसंट्रेशन और इसके बाद B का कंसंट्रेशन। इसी कंसंट्रेशन को यहां पे हम लोग रखेंगे, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन यही पे लिख देता हूं, AB वैल्यू ऑफ AB पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास रेट आ जाएगा दिस इक्वल टू K1, और इसके बाद B रखा है, ये रख देते हैं, B आपके पास है, B रख दिया, और इसके बाद इक्विलिब्रियम और इसके बाद A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। अब ये और ये कांस्टेंट हमारा हो जाएगा K, और देखिए A का कंसंट्रेशन हो गया, B और B तो हो गया यहां पर B। तो बताओ कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, ऑर्डर इसकी हो गई 1 + 2 = 3, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। मॉलिक्यूलरिटी नहीं, मॉलिक्यूलरिटी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी तो एलिमेंट्री रिएक्शन से ही निकलती है। हाँ, इस स्टेप जो ये एलिमेंट्री को सबको हम इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, इसको एलिमेंट्री बोलेंगे, इसको एलिमेंट्री बोलेंगे, लेकिन जब जुड़ के रिएक्शन आएगी तो वो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो प्रत्येक एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तुम बता सकते हो, लेकिन जब ओवरऑल रिएक्शन आएगी तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की ही डिटरमाइन हो पाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लिखा ट्वाइस O3 चेंज इनटू यहां पे थ्राइस O2, ये रिएक्शन दे दिया और ये कह दिया कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, और इसकी मैकेनिज्म भी मैंने लिख दिया। मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, मैकेनिज्म में हमारे पास हो जाएगा O3, ये दिस चेंज टू O2 + O, ये स्टेप हमारा स्लोएस्ट, ये रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम है, फास्ट स्टेप, ये रिएक्शन लिखा। इसके बाद हमारे पास ओजोन का और भी है, यहां पे ओजोन और प्लस एक O ये वाला मिल गया, तो यहां पे ट्वाइस O2 बन गया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ये K1 हो गया, ये स्टेप हमारा फास्ट है, ये स्टेप हमारा स्लोएस्ट है। अब आप रिएक्शन को जोड़ेंगे तो देखिए O कैंसिल हो जाएगा, O और O कैंसिल हो जाएगा, ठीक, O और O कैंसिल हो गया। इसके बाद यहां पे ट्वाइस O3 हो जाएगा, चेंज इनटू थ्राइस तुम्हारा O2 हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्लियर है। अब हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप से निकालेंगे। तो यहां जब निकालेंगे स्लोएस्ट स्टेप से, तो हमारे पास रेट दिस इक्वल टू K1 और O3 का कंसंट्रेशन और O का कंसंट्रेशन, ये आएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास स्टेप कौन सा था, फर्स्ट, और ये स्टेप हमारे पास सेकंड हो गया। लेकिन ये जो आपके पास आया क्वेश्चन रेट ला एक्सप्रेशन में, इसमें इंटरमीडिएट है, आप इस इंटरमीडिएट को तो हटाना पड़ेगा। कहां से हटेगा, यहां से हटेगा, क्योंकि यहां पर O और O3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा O2 और O/O3, और हमें O चाहिए, तो O की कंसंट्रेशन निकालोगे तो इक्विलिब्रियम, और इसके बाद O3 आ गया, और यहां पर आपका आ जाएगा O2 का कंसंट्रेशन पावर। देखिए O को निकालोगे तो इक्विलिब्रियम इनटू O3 और O2 का कंसंट्रेशन नीचे चला गया। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूं, ये वैल्यू यहां पे रख देता हूं,
O रिमूव हो जाएगा। तो O जब रिमूव हो जाएगा तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, लिख देता हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या आ जाएगा, रीड दिस इक्वल टू K1 और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गई, ठीक है। और तुम्हारा O3 तो था ही, एक O3 तो वो था ही, और यहां पर एक ये आ गया O3 अपॉन O2 का कंसंट्रेशन, या इसको K मान लिया, K हो गया तो O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1, ये आपके पास रेट आया। देखिए इस रिएक्शन में रेट लॉ एक्सप्रेशन में तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। मैंने कहा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है, और वो मैंने आपका एक एग्जाम्पल दिखाया कि जहां पर रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। अगर हम इसका ऑर्डर आपसे पूछे कि ऑर्डर बताइए, तो 2 - 1 और ये 2 ये -1, अर्थात ये फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, नहीं, मॉलिक्यूलरिटी हम लोग इससे नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, और इसी के साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमने लिखा कि ट्वाइस H2 और O2 आई कैटलिस्ट है, एल्कलीन मीडियम दे दिया, एल्कलीन मीडियम, और ये तोड़ दिया ट्वाइस H2O प्लस O2 में। इस तरीके से ब्रेक हो गया। इसकी मैकेनिज्म मैंने लिखा, जब इसकी मैकेनिज्म लिखा तो मैकेनिज्म में H2O2 I माइनस मिला, और मिलने के बाद ये बन गया H2O प्लस IOA माइनस, ये आया। और इसके बाद H2 और O2 फिर IO माइनस मिल गया, और मिलने के बाद बन गया H2O प्लस O2 प्लस I माइनस। ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप हो गया, और ये हमारा फास्ट स्टेप हो गया। ये हमारा K1 और K2 ये रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन को हम जोड़े तो ये रिएक्शन आ जाएगी। ये भी रिएक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए यहां से I से I ये कैंसिल, ये क्या कैंसिल, ये तो आपने लिया था वही निकल आया, कैंसिल होने का सवाल ही नहीं, कोई इंटरमीडिएट थोड़ा है, ये तो आपने रिएक्शन में लिया था, वो यहाँ पे है, वही चीज आपको प्रोडक्ट में मिलेगी, वही रिएक्टेंट में थी, तो कैंसिल तो हुई नहीं। ये देखिए इंटरमीडिएट है, और ये स्लोएस्ट स्टेप है। एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किया गया, एक्सपेरिमेंटली, तो ये पाया गया कि इस रिएक्शन का जो रेट है, हम देख सकते हैं रेट -dH2O2 अपॉन dt, दिस इक्वल टू K, और यहां पर H2O2 का कंसंट्रेशन और I माइनस का कंसंट्रेशन, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ये एक्सपेरिमेंटली आपको डिटरमाइन किया गया। लेकिन अगर हम इस रेट लॉ जो मल्टीपल स्टेप है, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है, उससे अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, तो यहां से भी रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा K1, और यहां पर H2 और O2 का कंसंट्रेशन और I माइनस का कंसंट्रेशन। अगर आपसे कहा जाए ऑर्डर बताइए, तो यहां पे ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 = 2, ऑर्डर 2 हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने देखा क्या कि कैटलिस्ट भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रेजेंस है। ये तो कैटलाइज था, एक कैटलिस्ट था, क्या था, कैटलिस्ट आपने यूज किया था, कैटलाइज रिएक्शन हो रही। तो यहां पर कैटलिस्ट भी आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ गई। तो हमारी बात पूरी क्लियर हो गई कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट तो होता ही है, ये तो कॉमन सी बात है, केवल जीरो ऑर्डर ऑपरेशन में रिएक्टेंट नहीं होता, उसका रेट कांस्टेंट रहता है। बाकी दुनिया की जितनी भी रिएक्शन है, सब में रेट लॉ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो कंपल्सरी है, वो तो होता ही है, उसी का रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। दूसरी बात मैंने कहा कि प्रोडक्ट भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में हो सकता है, उसका मैंने आपका एक ओजोन वाला एग्जाम्पल दिखाया। इसके बाद मैंने कहा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटालिस्ट भी हो सकता है। देखिए इस कैटालिस्ट, ये कैटालाइज रिएक्शन है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके वजह से डिकम्पोज हो रहा है, तो आपने
आई रेट ला एक्सप्रेशन जब एक्सपेरिमेंटली निकाला तो उसमें भी आई था, और जब हम इस मैकेनिज्म से स्लोएस्ट स्टेप से निकाला तो यहां पर भी आपने देखा कि आई का कंसंट्रेशन है। और याद रखिएगा कि किसी भी रेट ला एक्सप्रेशन में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होता है वो रेट ला एक्सप्रेशन में कभी नहीं हो सकता है। अगर है तो हमें उसे किसी मेथड से रिमूव करना पड़ेगा और उसके प्लेस पे रिएक्टेंट को लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म और उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे आपने डिटरमाइन किया, ये सारी कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। और मॉलिक्यूलर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। अब अगला टॉपिक जो होगा लेक्चर नंबर 14 में, हम उसमें डिटेल में बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कंपटीशन में क्वेश्चन भर दिए जाते हैं उसके, वो टॉपिक होगा आर्हीनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन। ओके, थैंक यू।